और और एक सर स्काइप में है सर, आप लोग कुछ लोग स्काइप में है, वो ज्वाइन करेंगे ना यहाँ पे, ठीक है सर। ज्वाइन करेंगे। तो अभी फिलहाल 3 आदमी, अभी कोई आया नहीं देखिए, तो हम लोग लिंक भेजा है, एक आदमी आना है, प्रसन्न आप तो है, राजेश है, और हमारा मोहन पटेल आना है। एनीवे नो प्रॉब्लम, लेट अस स्टार्ट नाउ। वो लोग जब आएंगे तो यहाँ से मेरे को इंटीमेशन आएगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे कि व्हाट इज मीन बाय स्ट्रक्चर, व्हाट इज स्ट्रक्चर मेंबर क्या है, कंप्रेशन टेंशन मेंबर मतलब क्या है, ये सब चीज हम लोग देखा है। तो आज का क्लास में क्या करेंगे, नंबर 4, व्हाट इज नंबर 4 व्हाट इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस। चांगला आवाज। स्ट्रक्चरल एनालिसिस का मतलब क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब स्ट्रक्चरल एनालिसिस को हम क्या बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, किसी को आइडिया है कैसे डिफाइन करेंगे बोल के? आप लोग चाहे तो म्यूट कर लो, क्योंकि बैकग्राउंड में आवाज आता है ना। जब आपको क्वेश्चन पूछना है अनम्यूट करके, उसके बाद आप बात करके बाद में म्यूट कर ले सकते हो, सही है ना? ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस किसको बोलते हैं हम, किसी को आइडिया है जी? अजय सर आप बताओ ना। सर हम एवरी मेंबर एंड एलिमेंट का एनालिसिस करेंगे, वो कितना लोड बियर कर रहे हैं। ओके, कितना लोड, सॉरी कितना लोड क्या बोलते हैं? कितना लोड, इट शुड बी टेक हाउ मच लोड, और इट इज सेफ अगेंस्ट दैट लोड और नॉट। ओके, सेफ अगेंस्ट दैट लोड और नॉट, उसी को बोलते हैं ना। ओके, जनरली स्ट्रक्चरल एनालिसिस अलग होता है, स्ट्रक्चरल डिजाइन अलग होता है, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग अलग होता है, तीनों अलग अलग चीज है। हम लोग बार बार ऐसे करते हैं कि ये तीनों को कंफ्यूज हो जाते हैं। एनालिसिस, डिजाइन, डिटेलिंग, ये तीनों में कंफ्यूज हो, तीनों डिफरेंट एक्टिविटी है ना, अलग अलग टास्क होता है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस अलग होता है, स्ट्रक्चरल डिजाइन अलग होता है, डिटेलिंग अलग होता है। तो जनरली स्ट्रक्चरल एनालिसिस बोलते हैं कि लोड कितना लेगा, वो क्या देखेंगे उसके बारे में, वही है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो जनरल टर्म में बोलते हैं। टेक्निकली हम लोग 100% श्योर कैसे बोलना है इसको, स्ट्रक्चरल एनालिसिस कैसे डिफाइन करेंगे जनरली, इधर हमारा वो आया नहीं अभी तक, नो प्रॉब्लम। तो वो रिकॉर्डिंग देखेंगे या कोई है इसमें, कॉल में है शायद, कोई नहीं है, एनीवे नो प्रॉब्लम। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का मतलब जनरली हम कैसे डिफाइन करेंगे, 100% डेफिनेशन कैसे करेंगे इसको, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ लोड्स बोलते हैं ना, इफेक्ट्स ऑफ लोड्स, इफेक्ट्स ऑफ लोड्स। कोई भी एक स्ट्रक्चर में लोडिंग जब करते हैं ना, लोडिंग करते हैं तो वो लोड क्या क्या इफेक्ट निकालता है, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस बोलते हैं। जनरली कोई भी एक स्ट्रक्चर होगा, फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ एक छोटा सा बिल्डिंग होगा एग्जांपल, है ना, 10x10 स्ट्रक्चर ऐसे होगा, तो इसमें क्या क्या लोड जनरली होता है। लोडिंग तो पहले होता है ना, लोडिंग मतलब डेड लोड होता है, ये कोई बीम स्लैब, ये जो बीम स्लैब और कॉलम फुटिंग, इसका ओन वेट होता है ना, तो वो ओन वेट कैसे करता है, वो खींचता है नीचे, ग्रेविटेशनल डायरेक्शन में वो वेट एक्ट कर रहा है ना, डेड लोड जो होता है, तो डेड लोड होता है। उसके बाद लाइव लोड, इसके ऊपर आदमी लोग फर्नीचर सब लगता है, वो लाइव लोड होता है ना। उसके बाद इसमें विंड लगता है कि हवा लगेगा, तो उसको विंड लोड बोलते हैं। जब जमीन हिलेगा, जब भूकंप आएगा जमीन हिलेगा, उसको हम लोग सीस्मिक लोड बोलता है। सीस्मिक लोड जनरली टॉप का जॉइंट में एक्ट करेगा, इवन तो आपको ग्राउंड लेवल, ग्राउंड हिलता है ना आगे पीछे हिलने से, यहाँ पे आता है। तो इतना सारा सब जो जब लोड आता है ना, ये लोड जो है हर एक मेंबर एलिमेंट में क्या क्या इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, क्या इफेक्ट जो है क्रिएट करता है, वो इफेक्ट को कैलकुलेट करते हैं ना, उसको प्रोसेस को हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस बोलते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ लोड, कैलकुलेशन प्रोसेस ऑफ इफेक्ट्स ऑफ लोड, है ना। फॉर एग्जांपल बीम हो गया, ये बीम में क्या क्या निकलेगा, बेंडिंग मोमेंट निकलेगा। जब लोड अप्लाई होगा तो क्या होगा, बेंड होगा, बेंड होगा तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना चाहिए, है ना। बेंडिंग मोमेंट इज अ साइड इफेक्ट, इफेक्ट्स मतलब साइड इफेक्ट्स है। जैसे हम लोग दवाई खाता है तो दवाई का इंग्लिश दवा का साइड इफेक्ट होता है, दूसरा कुछ देशी दवा का
साइड इफेक्ट्स नहीं होता, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये भी जो लोड जब लेता है, स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग, वॉल, हर चीज में जो है क्या साइड इफेक्ट्स निकल रहा है, उसको जो कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस होता है ना, कैलकुलेट करने का जो तरीका, प्रोसेस जो होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। जब लोड लगेगा तो क्या क्या इफेक्ट आएगा उसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंडिंग मोमेंट होगा, बेंड होगा, बीम बेंड होगा, कॉलम बकल होगा, है ना, डिफ्लेक्ट होगा, स्लैब भी डिफ्लेक्ट होता है। तो दीस आर कॉल्ड इफेक्ट्स। बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स। शेयर फोर्स मतलब आपको बताएंगे कि बेंडिंग मोमेंट क्या है, शेयर फोर्स क्या है, अपकमिंग क्लासेस में आपको डिटेल बताएंगे। अभी फिलहाल क्या है कि बेंड होगा तो उसके बेंडिंग मोमेंट क्या इफेक्ट हो गया। ये लोड निकाल दिया तो बेंड नहीं होता है, मतलब डेड लोड के लिए थोड़ा बहुत होगा, वो बात अलग है, लेकिन लोड, डेड लोड भी एक लोड है ना, इफेक्ट्स ऑफ लोड मतलब डेड लोड भी एक लोड है, इसलिए वो डेड लोड के लिए भी बेंड होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा, शेयर फोर्स होगा, शेयर फोर्स क्रिएट होगा इसमें। शेयर फोर्स मतलब ये बीम जो है, बीम का वेट इधर ट्रांसफर करता है कॉलम के ऊपर, स्लैब का वेट चारों तरफ जाके बीम में ऊपर ट्रांसफर होता है, उसको शेयर फोर्स बोलता है। फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, उसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे। सो ओके, फाइन। तो शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन, है ना, डिफ्लेक्शन इज वन ऑफ द इफेक्ट होता है इसको। उसके बाद क्या होता है, बकल होगा, बकलिंग, है ना, बकलिंग इज वन ऑफ द इफेक्ट, कॉलम बकल होगा। सेटलमेंट, सेटलमेंट फाउंडेशन होता है ना, ये भी इफेक्ट होता है इसका। क्रैक होता है, कभी क्रैक्स, क्रैक्स भी एक इफेक्ट है। टॉर्शन, टॉर्शन भी एक इफेक्ट हो ना। कभी कभी क्या होता है, ऐसे कैंटिलीवर बीम है कॉलम से, तो यहाँ पे लोड आता है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे टॉर्शन होगा ना। कोई भी आप ऐसे लिवर आर्म जैसे होता है, कोई भी एक कैंटिलीवर हैंगिंग है, इसमें आप लोड लगाएंगे, 5 किलो 10 किलो लोड लगाएंगे, एक कॉर्नर में जहाँ पे जॉइंट हुआ है ना, उधर टॉर्शन, तो घुमाएगा ना, टॉर्क होगा। जैसे हम लोग स्पैनर से बोल्ट को घुमाते हैं, तो बोल्ट की जहाँ पे बोल्ट को पकड़ता है स्पैनर, वहां पे टॉर्शन होता है, टॉर्क होता है ना, लेकिन हम पकड़ेंगे तो दूर पकड़ेंगे। तो वैसे टॉर्शन भी इज वन ऑफ द इफेक्ट बोलते हैं। टॉर्शन इज आल्सो वन ऑफ द इफेक्ट्स इसमें। टॉर्शन, एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स ये भी एक इफेक्ट है। एग्जाम्पल आपको, ये बीम का जो लोड है कॉलम के ऊपर, ऐसे कल जैसे हम लोग बता रहा था ना कि न्यूट्रल एक्सिस में ट्रांसफर करके सीधा नीचे जाएगा, तो एक्सियल फोर्स, इसमें एक्सियल फोर्स बनता है कॉलम ना। तो ये सब चीज जो है, दिस आर कॉल्ड इफेक्ट्स। ये जितना भी इफेक्ट्स है, कितना बेंडिंग मोमेंट, कितना टॉर्शन, कितना शेयर फोर्स, कितना डिफ्लेक्शन, कितना बकलिंग, कितना सेटलमेंट, कितना कितना एमएम का क्रैक हो रहा है, कितना टॉर्शन क्रिएट हो रहा है, कितना एक्सियल फोर्स, ये सब कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस या तरीका है ना, उसको स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस मतलब क्या है, ये लोड लेता है कि नहीं चेक करना, वो नहीं है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस मतलब लोड आने से आपको क्या क्या इफेक्ट निकल रहा है और कितना इफेक्ट है वो, उसको कैलकुलेट करने का प्रोसेस को स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है, अभी आप बताइए, कोई भी, क्या नाम आपका, दूसरा एक आदमी था ना, आप जी, आप राजेश सर, आप बताइए, व्हाट इज स्ट्रक्चरल डिजाइन। स्ट्रक्चरल एनालिसिस मतलब इफेक्ट्स ऑफ लोड को कैलकुलेट करने का प्रोसेस, तरीका बोल। इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन मतलब क्या है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल डिजाइन? No idea, sir. सॉरी, No idea, sir. ये बताइए ना। जैसे अंदर से बोल सकते हैं ना, जैसे पहले बोले थे वो प्रसन्ना, बोले थे ना कि लोड लेगा कि नहीं चेक करना है, बस इतना ही है। एनीवे वो तो 50% ओके, एक्चुअल डेफिनेशन यही होता है, ओरिजिनल प्रैक्टिकल डेफिनेशन ये होता है। तो ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप ये नहीं समझना है कि मैं गलती बोल दूंगा, ऐसे ऐसे नहीं, वी आर ऑल फ्रेंड्स, नो, ऐसे है ना, डोंट वरी। ठीक है, एनीवे प्रसन्ना जी आप बोलेंगे व्हाट इज स्ट्रक्चरल डिजाइन। एनालिसिस तो मालूम हो गया, डिजाइन क्या होता है? हाँ सर। जी बोलिए। हाँ, सुनने आता है सर आवाज मेरा? हाँ, आपका आवाज सुन रहा है, आवाज सुन रहा है। मेरा स्क्रीन हाँ ठीक सर। दिख रहा है, अभी अभी सही है, जूम में ठीक दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। Yes, हाँ, sir. Yes, sir. दिख रहा है सर। ठीक है, फाइन, अगर आपको ओके है तो अब ओके। से क्लैरिटी सर बहुत अच्छा है इसमें। ठीक है, अच्छा है, फिर तो ठीक है। देखते हैं सर इसका रिकॉर्डिंग वगैरह निकाल के 40 मिनट से उसे खत्म कर देंगे, फिर कल कंटिन्यू करेंगे, ऐसे कुछ होगा। चलिए जल्दी बताइए, इसको स्ट्रक्चरल डिजाइन क्या होगा प्रसन्ना जी। सर स्ट्रक्चरल डिजाइन इज लोडिंग कैरिंग का हिंदी में बता दो, इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है हिंदी सर। में बताओ, इंग्लिश में बताओ, कोई भी लैंग्वेज बताओ हाँ, चलेगा। तो
टोटल लोडिंग कैलकुलेशन रहता है इसमें। हाँ पहला स्लैब का लोडिंग कैलकुलेशन, बाद में बीम का, बाद में कॉलम के बाद प्लिंथ बीम का, प्लिंथ बीम के बाद ग्राउंड बीम का, ग्राउंड बीम के बाद नीचे का फुटिंग का। ऐसा स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चरल डिजाइन रहता है सर। नहीं है सही। वो तो स्ट्रक्चरल डिजाइन स्टेज बाय स्टेज करने का स्टेजेस बता रहे हैं आप, लेकिन स्ट्रक्चरल हाँ। डिजाइन को कैसे बोलेंगे कि हाँ इसी को स्ट्रक्चरल डिजाइन बोलते हैं, ऐसे कैसे बोलते हैं? चलिए मैं बता रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। डेड लोड, वाइंड लोड, अर्थक्वेक लोड और सिस्मिक लोड। ओके कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, वो सब लोडिंग होता है। अब देखिए कोई हाँ। भी एक स्ट्रक्चर को हम लोग डिजाइन करने से पहले फर्स्ट क्या होता है ना, लोडिंग करते हैं। लोडिंग करने के बाद लोड का जो इफेक्ट होता है ये एनालिसिस करेंगे, इफेक्ट को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इफेक्ट्स को लेके डिजाइन करेंगे, उसके बाद डिटेलिंग करेंगे। मतलब ये चारों स्टेप होता है। मैं वो यहाँ पे लिखा है ना नंबर 4, व्हाट इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस। इसके पहले हो जाता है वो लोडिंग, डेड लोड लाइव लोड होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एनालिसिस का मतलब एक कैलकुलेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ लोड, जो भी लोड है, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड का इफेक्ट को कैलकुलेट करने का स्ट्रक्चर एनालिसिस बोलते हैं। डिजाइन क्या बोलते हैं, जब यहाँ पे जो निकलेगा ना इफेक्ट निकलता है ना, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, जो भी यहाँ पे हर एक बीम में, कॉलम में, स्लैब में सब निकलता है ना, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, एक्सियल फोर्स, टॉर्शन, जो भी निकलता है, इसको इनपुट लेके, देखिए यहाँ पे लिखा है इनपुट, इनपुट लेके ये जहाँ पे यहाँ पे जितना भी इफेक्ट निकला है, कितना बेंडिंग मोमेंट, कितना शेयर फोर्स, उतना जो बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स या टॉर्शन कोई भी इफेक्ट को रोकने के लिए या विथस्टैंड करने के लिए, विथस्टैंड मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेसिस्ट करने के लिए कितना साइज करना चाहिए मेंबर और एलिमेंट का साइज है। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ साइजिंग मेंबर्स एंड एलिमेंट्स, साइजिंग ऑफ मेंबर्स बार एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन, है ना। इसको इनपुट लेना है, पहले एनालिसिस करना है। एनालिसिस से पहले क्या करना है, लोडिंग करना है। लोडिंग कितना, लोडिंग डेड लोड, लाइव लोड कितना है सर, वो तो बाद में देखेंगे, डेड लोड, लाइव लोड को क्या करना है बताएंगे। लोडिंग के बाद आपको एनालिसिस होगा, फर्स्ट स्टेप क्या, एनालिसिस होगा। एनालिसिस मतलब कितना बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, हर एक मेंबर एलिमेंट्स में कितना बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है ना। कैलकुलेट करके उसको इनपुट लेके इतना जो फोर्सेस के लिए, फोर्स एंड मोमेंट्स के लिए कितना साइज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्लैब हो गया, स्लैब का कितना डेप्थ होना चाहिए, डेप्थ ऑफ स्लैब कितना होना चाहिए, इसमें रीबार कितना होना चाहिए, मेन बार कितना होना चाहिए, और ये जो क्या बोलते हैं मेन बार कितना होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना होना चाहिए, ये सब जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इसके हिसाब से यहाँ जो एनालिसिस किया ना हम लोग, वो एनालिसिस में जो निकला रिजल्ट है, जो इफेक्ट्स निकला है ना, उसको रेसिस्ट करने के लिए स्लैब में, बीम में, कॉलम में, फुटिंग में, हर एक चीज में ये क्या क्या साइज, क्या क्या रीबार होना चाहिए। साइज मतलब साइजिंग तो दो टाइप का साइजिंग होता है नॉर्मली, आरसीसी में दो टाइप होता है, एक तो कंक्रीट साइज होगा, दूसरा होगा रीबार साइज। दोनों साइज को डिसाइड करना है या अराइव करना है, या उसको कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस होता है बेस्ड ऑन द इनपुट, एनालिसिस इनपुट के हिसाब से उसको रोकने के लिए, उसका विथस्टैंड करने के लिए या रेसिस्ट करने के लिए बीम, कॉलम, स्लैब ऐसे चीज में कितना कंक्रीट और रीबार का साइजिंग होना चाहिए, वो जो कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको हम स्ट्रक्चरल डिजाइन बोलते हैं। बीम मतलब बीम में कितना, जैसे बीम हो गया, बीम बीम हो गया, कॉलम, बीम, तो ये बीम में कितना रीबार, कितना अंदर डेवलपमेंट लेंथ कितना होना चाहिए, जैसे क्रैंक किधर करना है, कैसे जाना है ना, मेन बार कितना होना है, सॉरी तो स्लैब नहीं है ना, बीम में टॉप बार कितना होना चाहिए, जैसे बॉटम बार जो लेता है कितना होना चाहिए, स्टीरअप्स कितना स्पेसिंग में होना चाहिए, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द बीम, अब विड्थ ऑफ द बीम कितना होना चाहिए, जैसे विड्थ कितना होना चाहिए, स्टीरअप्स का क्या होना चाहिए। तो ये सब चीज कैसे डिसाइड करेंगे, हमारा पास कोई तो होना चाहिए ना, है ना, कुछ तो होना चाहिए, तभी तो हम लोग डिसाइड करें, डिजाइन करने के लिए अराइव करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है ना। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको चेहरा देख के तो दवा नहीं लिखता है ना, वो पूछता है तुमको क्या हो रहा है,
तो हम बोलेंगे कि हमको बुखार है, हमको सर्दी हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ये सब बोल रहे हैं ना। जैसे इफेक्ट, वो पहले डॉक्टर पूछेगा क्या क्या इफेक्ट आपका बॉडी में हो रहा है, इफेक्ट्स ऑफ लोग, वो एनालिसिस करता है, तो वो एनालिसिस के हिसाब से वो दवा लेता है। चलो ये दवा, तो वैसे हिसाब से बेंडिंग मोमेंट कितना है उसके हिसाब से डेप्थ निकालो, डेप्थ आरएव करो, कैलकुलेट करो, रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करो, स्टिरअप्स कैलकुलेट करो, कितना स्पेसिंग, कितना डायमीटर, कितना स्पेसिंग होना चाहिए है ना, टॉप बार कितना है, बॉटम बार कितना है, वैसे अराइव करना है। अगर स्टील होगा तो अभी देखिए स्टील बीम, ऐसे स्टील का कोई आई बीम, रैफ्टर का है, किसी का आई बीम हो गया ऐसे, ऐसे बीम है। जब इस बीम के ऊपर लोड आ जाता है, लोड आने के बाद इसका इफेक्ट, बेंडिंग मोमेंट सब निकालने के बाद इसको साइज करेंगे कि कितना ओवरऑल डेप्थ होना चाहिए। ये बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स स्टील में भी सेम ही है, कंक्रीट या स्टील में सेम है। बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स, टॉर्शन, डिफ्लेक्शन, ये सब पहले एनालाइज करके निकाल के उसके हिसाब से ओवरऑल डेप्थ कितना होना चाहिए, फ्लैंज थिकनेस कितना होना चाहिए, वेब थिकनेस कितना होना चाहिए, है ना, थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितना होना चाहिए। ये सब जो डिजाइन करते हैं ना, ये प्रोसेस जो अराइव करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं ना, वो प्रोसेस को हम लोग स्ट्रक्चरल डिजाइन बोलते हैं। एनालिसिस मतलब पहले लोडिंग के हिसाब से कितना इफेक्ट निकल रहा है, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट वगैरह इफेक्ट हो रहा है, कितना निकल रहा है, उसको कैलकुलेट करने का प्रोसेस एनालिसिस। वो जो कैलकुलेट करने के बाद वो फोर्स एंड मोमेंट की, वो जो भी है, जितना भी फोर्सेस निकल रहा है उसके हिसाब से साइजिंग करने का जो कैलकुलेशन प्रोसेस जो होता है उसको डिजाइन बोलते हैं ना। अभी लास्ट क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल डिटेलिंग। डिटेलिंग क्या होता है राजेश जी आप बोले ना, कोई आइडिया है व्हाट इज डिटेलिंग? डिटेल में सर एनालिसिस, डिटेल में एनालिसिस सर करेंगे उसका। ठीक, बोलिए। डिटेल में अलग से क्या बोल रहे हैं? डिटेल से सर एनालिसिस करेंगे, एवरी ईच मेंबर के लिए डिटेलिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे लोड के हिसाब से। तो इधर ही हो गया, एनालिसिस हो गया। एनीवे नो प्रॉब्लम, मैं बताऊंगा। अभी देखिए हम पहले क्या किया, लोडिंग करके, लोड कैसे करेंगे वो बाद में आपको समझाएंगे डिटेल। लोड तो डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड होता है, वो डिटेल्ड आपको पढ़ाने वाले। लोड जब स्ट्रक्चर के ऊपर गिर जाएगा, मतलब लग जाएगा, तो उसके बाद क्या इफेक्ट आता है उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको वो प्रोसेस को एनालिसिस बोलते हैं। वो उसको इनपुट लेके हम लोग क्या करते हैं, इसके हिसाब से इसको रोकने के लिए कितना कितना साइज, कंक्रीट बीम, कॉलम, रीबार वगैरह, या आई बीम या चैनल वगैरह कितना होता है, कनेक्शंस कितना चाहिए, ये सब कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस को डिजाइन बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल डिजाइन। स्ट्रक्चरल डिटेलिंग क्या होता है, जनरली जो डिजाइन होता है ना, ये डिजाइन आपको क्या होगा, या तो सॉफ्टवेयर में डिजाइन होता है और एक्सेल शीट में होता है। आपको तो पता है कि नहीं मालूम नहीं, ज्यादा सॉफ्टवेयर आजकल निकल गया है। एग्जाम्पल स्टैट प्रो होता है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिजाइन के लिए स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर, ई टैब सॉफ्टवेयर, सैप, इसे बहुत सारा सॉफ्टवेयर है ना। नहीं तो मैनुअल डिजाइन में एक्सेल में करना पड़ेगा। तो या तो सॉफ्टवेयर में होगा इसका रिजल्ट, या तो एक्सेल शीट में होता है। ये सॉफ्टवेयर और एक्सेल शीट में जब डिजाइन करते हैं हम लोग, ठीक है, एनालिसिस डिजाइन करने के बाद ये सॉफ्टवेयर और एक्सेल शीट को आप साइट पे भेजेंगे, तो वो साइट का कंस्ट्रक्शन इंजीनियर को मालूम नहीं है कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, क्या है, समझ में नहीं आएगा। सपोज एक बिल्डिंग समझो, 4 फ्लोर का बिल्डिंग है, उसमें कम से कम 40 स्लैब होगा, कम से कम 200 बीम होगा, है ना, और 1 से 150 कॉलम हो सकता है, फुटिंग 25-40 फुटिंग हो सकता है। तो वो एक फुटिंग, एक स्लैब, एक के लिए, हर एक के लिए एक एक्सेल शीट सॉफ्टवेयर का जो भी फाइल आप भेजेंगे, तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर को मालूम नहीं है वो सब कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, मालूम नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द ड्राइंग, प्रिपेयर करना है, प्रिपेयरिंग ड्राइंग्स। तो ड्राइंग क्या होता है, इसी को कम्युनिकेशन होता है। हम जो भी डिजाइन किया है वो डिजाइन को कम्युनिकेट करना है साइट वाले को, है ना, साइट वाले कम्युनिकेट करेंगे, वो प्रोसेस को प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग थ्रू करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिटेलिंग बोलते हैं। डिटेलिंग मतलब ड्राइंग प्रिपरेशन, है ना, पहले एनालिसिस किया, उसके बाद डिजाइन किया, उसके बाद डिटेलिंग करें। ये प्रोसेस को हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग प्रोसेस को हम लोग डिटेलिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देखे, फॉर एग्जाम्पल स्लैब है, तो स्लैब का ऐसे बीम
तो दिस इज बीम, इसके नीचे कॉलम होता है, कॉलम, ये स्लैब होगा। तो क्या कैसे डिटेल करेंगे? जनरली पहले यहाँ पे लिखेंगे कि स्केल, आपको एक सैंपल डिटेलिंग बताता हूँ, स्लैब डिटेलिंग। अभी अभी इसमें क्या करेंगे, पहले स्लैब नंबर 1, स्लैब नंबर 1 क्रॉस सेक्शन डिटेल्स इसे लिखेंगे, यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, उसके बाद स्केल लगाएंगे, है ना। ऑटोकैड में डिटेलिंग होता है ना, स्केल 1:100 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रीबार कैसे कैसे कितना आना है, किधर जाना है, बेंड कैसे करेंगे और इधर ले जाएंगे, और यहाँ पे मेन बार, है ना, ये सब लिखते हैं ना, डेवलपमेंट लेंथ, ये सब लिखेंगे। यहाँ पे ये लिखेंगे कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द स्लैब, डेप्थ ऑफ द स्लैब 100 mm लिखेंगे, है ना। उसके बाद मेन बार 10 mm डाया एट 110 सेंटर सेंटर लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार ना, से लिखते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm डाया एट 130 सेंटर सेंटर ऐसे लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्क करेंगे कि डेवलपमेंट लेंथ कितना है, यहाँ से लेके ये डेवलपमेंट लेंथ कितना होना चाहिए, अंदर बीम के अंदर कितना इंसर्ट करना है, 750 mm ऐसे कुछ लिखता है ना। उसके बाद क्रैंक कितना डिस्टेंस में होना चाहिए, क्रैंक तो 450 mm एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो ये सब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा स्लैब नंबर 1। ऐसे आपको 200 स्लैब हो तो 200 स्लैब के लिए, अगर टिपिकल स्लैब हो तो टिपिकल स्लैब का डिटेल देना चाहिए। तो आपको एक सैंपल हमारा जो प्रोजेक्ट में किया, जो किया है ना, वो डिटेलिंग आपको बताता हूँ। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट, स्लैब डिटेल्स, कॉलम, फाउंडेशन, सरफेस जिप, हाँ इधर ये देखिए यहाँ पे, इसको बोलते हैं, ऐसे बनाना पड़ता है, ड्राइंग बनाना पड़ता है। कब करना है? एनालिसिस करके। आपको मेन याद रखना क्या है, फर्स्ट लोडिंग के बाद एनालिसिस करना है, एनालिसिस बाद डिजाइन करेंगे। डिजाइन में आपको पूरा साइज आ रहा ही हो जाएगा, मतलब कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैलकुलेट किया हुआ साइज को सॉफ्टवेयर में, एक्सेल में भेजेंगे तो किसी को मालूम नहीं होगा, तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर को इतना जानता नहीं है। तो उसके लिए कम्युनिकेट ड्राइंग थ्रू करेंगे। वो ड्राइंग प्रिपरेशन जो करते हैं ना, वो ऐसे होता है ना। तो इसमें क्या क्या है देखिए ड्राइंग में, पहले टाइटल, आपका कंपनी का नाम, वो सब लिखते हैं। ग्राउंड फ्लोर लेआउट डिटेल्स, क्या एलिवेशन में, फर्स्ट फ्लोर डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर, कौन है इसका इंजीनियर, कौन किया है, अप्रूव कौन किया, डिजाइन कौन किया, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, इश्यूड फॉर कंस्ट्रक्शन, इश्यूड फॉर यू। आप लोग तो कंस्ट्रक्शन में है तो आपको ये पता मालूम होगा, इतना सब ड्राइंग तो देखा होगा। उसके बाद जनरल नोट्स लिखते हैं, स्ट्रक्चरल नोट्स लिखते हैं। स्ट्रक्चरल ड्राइंग ऐसे होता है, जनरल नोट्स, स्ट्रक्चरल नोट्स, कितना डेवलपमेंट लेंथ रखना चाहिए, फुटिंग का कितना कवर होना चाहिए, कॉलम कितना कवर, साइड फेस कितना कवर, बीम्स कितना कवर, ये सब जनरल, क्या कंक्रीट ग्रेड यूज करना चाहिए, है ना। ये सब होने के बाद आपको स्लैब लेआउट ऐसे होता है, रूफ बीम फ्रेमिंग प्लान। उसके बाद बीम का है, रूफ बीम, बीम का है, सॉरी ये तो बीम का है। तो स्लैब का स्लैब का किधर है, देखते हैं। बीम का है स्लैब, स्लैब तो दिख नहीं रहा है कोई। एनीवे नो प्रॉब्लम, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ऐसे होना चाहिए। तो इसका डिटेलिंग देखिए कैसे बनाए, बीम बीम नंबर 41, बीम नंबर 42, है ना। इसका सेक्शन भी बनता है। बनने के बाद यहाँ पे सेक्शन 2, सेक्शन 11, है ना। स्केल 4:1, यहाँ पे स्केल 2:1, यहाँ पे स्केल 1:100। रूफ बीम फ्रेमिंग प्लान कौन सा है, एसएफएस, सेकंड फ्लोर स्लैब, एसएफएस मतलब सेकंड फ्लोर स्लैब लेवल एलिवेशन, है ना। तो ऐसे जो है हम लोग, बीम का है एक्चुअली, बीम का डिटेल है, स्लैब डिटेल शायद कहीं होगा। ये टॉप का ओपनिंग, ये कहाँ का, ये लिंटल का, लिंटल स्लैब, लिंटल बीम सॉरी, हाँ ये है देखिए स्लैब, स्लैब नंबर 3 S3, स्लैब नंबर S1 S2 S3 S4, 4 स्लैब है, क्या थिकनेस है, 1/2 है स्लैब, बॉटम रिइंफोर्समेंट, टॉप रिइंफोर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका क्रॉस सेक्शन डिटेल भी ऐसे बनाया है, क्रैंक कितना दूर पे है, क्या क्या, टॉप बार कितने का है, बॉटम बार कितने का है, 10 mm 230, 10 mm 230 ऐसे लिखा है ना। तो दिस इज कॉल्ड डिटेलिंग बोलते हैं। इसे जो ड्राइंग प्रिपरेशन करते हैं ना, ये प्रोसेस, बीम हो या कॉलम हो, ऐसे बहुत सारे चीज है ना, कॉलम लेआउट भी हम पर, कॉलम लेआउट इधर देखिए, कॉलम लेआउट है, तो कॉलम लेआउट प्लान। तो कुछ कॉलम हमारा सर्कल होता है, कोई स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसे कॉलम लेआउट होता है।
तो कॉलम का डिटेल हो गया यार, हर एक जो कॉलम होता है वो कॉलम का सेकंड फ्लोर स्लैब नंबर 2 टेरेस, ये इसके बीच में जो कॉलम है वो कॉलम नंबर्स हिसाब से वो इंफॉर्मेशन वगैरह लिखना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड डिटेलिंग। उसके बाद फाउंडेशन डिटेल होगा, है ना। अगर आपको सॉफ्टवेयर फाइल या एक्सेल फाइल साइट पे भेजेंगे उसको क्या पता है, कुछ मालूम नहीं है, ऐसे डिटेल ड्राइंग बना के भेजेंगे फाउंडेशन लेआउट, मतलब ये फाउंडेशन सेंटर से दूसरा फाउंडेशन साइज क्या है, कितना डिस्टेंस है, 3503.8 मिलीमीटर, ये 6406.6 मिलीमीटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 क्लियर होना चाहिए ना, कॉलम लेआउट। उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन, इसका की प्लान, नोट्स, ये बहुत जरूरी होता है। हर एक कॉलम का क्या टाइप ऑफ फुटिंग, कंटिन्यूस फुटिंग, कंबाइंड और पैड फुटिंग, लेंथ ब्रेथ डेप्थ कितना होना चाहिए, क्या क्या रीइंफोर्समेंट अलॉन्ग ब्रेथ अलॉन्ग लेंथ ऐसे होना चाहिए, उसका एग्जाम्पल प्लान। तो दिस इज कॉल्ड डिटेलिंग बोल, है ना। तो डिटेलिंग मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द ड्राइंग्स। एनालिसिस मतलब प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द लोड्स। डिजाइन मतलब प्रोसेस ऑफ साइजिंग द मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट, इफेक्ट के हिसाब से हम लोग करना चाहिए, इफेक्ट को एनालिसिस को इनपुट लेके डिजाइन करना चाहिए, साइजिंग प्रोसेस। सो इफेक्ट्स लोड कैलकुलेशन प्रोसेस, साइजिंग प्रोसेस, ड्राइंग प्रिपरेशन प्रोसेस, ये तीनों अलग अलग है। कोई भी स्ट्रक्चर आप डिजाइन करेंगे, आरसीसी बिल्डिंग या कोई भी स्टील स्ट्रक्चर का, ये तीनों प्रोसेस करना जरूरी है। बहुत बार क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं सब लोग, इंजीनियर लोग, ये तीनों एक ही समझते हैं, एनालिसिस डिजाइन ड्राइंग सब कुछ एक ही समझते हैं, ऐसे नहीं है, अलग अलग प्रोसेस होता है, ऐसे प्रोसेस होता है। पहले स्ट्रक्चर को लेआउट आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनता है, प्लान बनता है, रूम साइज, वो बेडरूम, ये सब बनता है। उसके बाद उसको मॉडल किया जाता है या मैनुअल डिजाइन में बीम स्लैब एक एक करके एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद डिजाइन किया जाता है, उसके बाद डिटेलिंग ड्राइंग बनाया जाता है। तो ये तीनों प्रोसेस इंजीनियरिंग ऑफिस में बैठ के स्ट्रक्चरल इंजीनियर करता है। वो उसको चेक करने के लिए एक लीड इंजीनियर होता है, वो चेक करके साइट को कंस्ट्रक्शन के लिए भेजता है, तब आपके पास कंस्ट्रक्शन में आके वो स्ट्रक्चरल जो भी है कंस्ट्रक्शन ड्राइंग मिलता है ना। तो ये दिस इज कॉल्ड, ये तीनों को डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ओके, आई थिंक क्लियर। कोई डाउट है इसमें, एनी डाउट? No, sir. ओके, राइट, फाइन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज फाइनाइट एलिमेंट मेथड? फाइनाइट एलिमेंट मेथड 7 FEM मेथड, FEM फाइनाइट एलिमेंट मेथड का मतलब क्या है? कोई आइडिया है आपको व्हाट इज फाइनाइट एलिमेंट मेथड? नहीं है ना, नो प्रॉब्लम, मैं बताऊंगा। अभी कोई भी एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर समझो, G+1 या G+2 जो भी है, कोई भी एक स्ट्रक्चर होगा, तो जनरली वो स्ट्रक्चर में कितना पार्ट्स होता है आपको पता है कि मेंबर एंड एलिमेंट तो होता है ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जो भी है एग्जांपल। तो इसमें बहुत सारा मेंबर्स एलिमेंट होता है, तो बीम 1, बीम 2, बीम 3, है ना, बीम 2, बीम 3, बीम 4। वैसे नीचे भी आपको यहाँ पे फाउंडेशन होता है ना। उसके बाद ये 4 बीम हो गया टॉप में, नीचे आएंगे तो और बीम नंबर 5, बीम नंबर 6, बीम नंबर 7, बीम नंबर 8, उसके बाद बीम नंबर 9, बीम नंबर 10, बीम नंबर 11, बीम नंबर 12 हो गया ना। उसके बाद स्लैब नंबर 1, ओके, स्लैब नंबर 1, स्लैब नंबर 2, स्लैब नंबर 3, नीचे जो है स्लैब नंबर 4, नीचे फ्लोर स्लैब होता है ना, स्लैब नंबर 4, फ्लोर स्लैब या फ्लोर स्लैब 4। कॉलम देखेंगे आपको, यहाँ पे कॉलम 1 2 3 4 होगा, उसके बाद कॉलम नंबर 5 6 7 8, उसके बाद कॉलम नंबर 9 10 11 12, 4 कॉलम हो गया। टॉप फ्लोर का 4 कॉलम, उसके नीचे फ्लोर 4 कॉलम, नीचे का फर्स्ट कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। उसके बाद नीचे होता है पेडस्टल 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद फुटिंग नंबर 1 2 3 4 हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारा चीज आपको पार्ट होता है, कोई भी एक बिल्डिंग में ऐसे होता है ना। तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड का है, आपको एक साथ पूरा बीम, 12 बीम है, 12 कॉलम है और
4 पेडस्टल 4 फुटिंग, इसमें टोटल कितना है बीम्स? टोटल बीम्स आप देखेंगे तो स्लैब जो है 1 2 3 4 स्लैब है ना, 12 बीम्स है। उसके बाद कॉलम जो है 12 है, पेडस्टल जो है 4 है, फुटिंग जो है 4 है ना। ये इतना जो चीज बोलते हैं मेंबर्स एंड एलिमेंट्स बोलते हैं ना हम लोग, स्लैब बीम कॉलम पेडस्टल फुटिंग, इतना है। ये सबको एक साथ आप एनालिसिस डिजाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक साथ क्यों नहीं कर सकते? अटेस्टेड नहीं कर सकते। ये सीक्वेंस को फॉलो करना है। क्या सीक्वेंस फॉलो करेंगे? उसको बोलते हैं ग्रेविटी सीक्वेंस। ग्रेविटी सीक्वेंस मतलब क्या है? पहले आपको स्लैब नंबर 1 डिजाइन करना है ना। पहले क्या करना है आपको? स्लैब नंबर 1 डिजाइन करना है। क्यों ऐसे करना है? क्यों स्लैब नंबर 4 डायरेक्ट नहीं डिजाइन करना है? हेलो मोहन सर, हेलो मोहन सर, आगे मोहन सर आगे आप। ओके फाइन, वेलकम। राइट राइट, नो प्रॉब्लम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, आप बहुत देर गायब हो गए, कहाँ गए आप? सर मैं उधर आपका वेट कर रहा हूँ, आप इधर सिखा रहे हैं क्या अभी? नहीं आपको सबको मैसेज भेजा था ना कि यहाँ पे भी मैसेज भेजा है, उधर भी नहीं मैसेज भेजा है। नहीं, आपका स्काइप कॉल आया कि आप वेट करो, बाकी क्या आ रहा है, मैं उधर ही वेट कर रहा हूँ। नहीं, आपको मैसेज मिला कि नहीं मिला? व्हाट्सएप में भी और स्काइप में भी बोला है ना कि जूम में मीट करेंगे। नहीं, स्काइप में मैंने लिंक पे टच किया, वो जा ही नहीं रहा था। पे व्हाट्सएप पे कैलेंडर पे डाउनलोड किया, वहां से ज्वाइन हुआ मेरा। एक्चुअली क्या था ना कि मैं शाम को नहीं नहीं सर, नहीं आपसे बात हुआ ना मेरा अभी स्काइप पे भी, बोले वेट करो बाकी के ज्वाइन हो रहे, मैं वापस वेट कर रहा हूँ सर। हम आपको आई थिंक 4 o'clock ऐसे 4 बजे या 3 बजे कुछ मैसेज भेजा है कि हमारा राजेश सर और दूसरे कोई भेजे कि स्क्रीन छोटा मिल रहा है, क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हम जूम में जाएंगे। तो ठीक है, मैं सोचा कि जनरल डाउट क्लैरिफिकेशन यहाँ पे करेंगे और क्लास जो है यहाँ पे जूम में क्लियर है बोलते हैं। हाँ, अभी वो आज का भी गया और कल का भी नहीं, वो रिकॉर्डिंग किया हुआ वो भी नहीं समझ में आ रहा सर। हाँ, आपको देखना है जरूरी। यहाँ पे देखिए ना, आप भी मैसेज भी नहीं, देखा देगा। आज कितना बजे भेजा है? आई थिंक 7 बजे भेजा अभी दे है। मैंने अभी देखा है, अभी चेक किया कि वो स्काइप पे नहीं ज्वाइन हो रहा था, मैंने अभी उधर जाके चेक किया, वहां से आया पे मैं। यहाँ पे भी आई थिंक 7 o'clock, देखिए 7 बजे आपको जॉइंट मीटिंग यहाँ पे जूम में मीट करेंगे बोल के भेजा था। शायद आप देखा नहीं सर। एनीवे, नो प्रॉब्लम। हाँ वही ना, बिजी शेड्यूल रहता थोड़ा। आप एक काम करो ना, कल को एक दिन छुट्टी कर देंगे, परसों मिलेंगे। कल को आपके लिए 2 क्लास देख लो ना, परसों मिलेंगे। हाँ वो बेटर है। ठीक है, रिकॉर्डिंग वो ड्राइव में चले। मिलेगा। अब दोनों क्लास, कल का और आज का दोनों क्लास आप वहाँ पे देख के परसों फिर कंटिन्यू करेंगे। कोई इशू नहीं है आपके लिए। क्यों नहीं, पर वो बात पर मैं आपने जो मुझे लिंक भेजा ना, उस पे भी ज्वाइन नहीं हो रहा, वो प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब ये ठीक है, मैं जूम का आपका नहीं बोल रहे? आपका नहीं, उधर भी आपने जो गूगल ड्राइव लिंक दिया रिकॉर्डिंग वीडियो का, हाँ 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 हाँ। उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ समथिंग इज रॉन्ग बताता वो मैसेज, वहां पे जाता तो अपलोड वीडियो नहीं आ रहा। एक काम करेंगे, अभी ये क्लास हो जाने के बाद, अभी 9 बजे हो जाएगा ना, उसके बाद आपको स्काइप में कॉल करके आपको क्लैरिफाई करता हूँ कैसे करना है। ठीक है, वो करेंगे। ठीक है, चलेगा ओके, सर, ओके। पहले अभी अभी जस्ट सुनते जाइए यहाँ पे इसमें, क्योंकि फ्यूचर इसमें करेंगे ना, क्लास इसमें करेंगे। ओके राइट फाइन। ओके, अभी देखिए एफईएम मेथड मतलब क्या होता है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड मतलब क्या है। एक बहुत बड़ा बिल्डिंग में इतना सारा 4 स्लैब है, 12 बीम है, 12 कॉलम है, 4 पेडस्टल है, 4 फुटिंग होता है, इतना जो हम लोग नंबर लगाए है ना। ये सबको एक साथ हम लोग नहीं कर सकता है, डिजाइन नहीं कर सकता, एनालिसिस डिजाइन कुछ नहीं कर सकता है। अलग अलग करना पड़ेगा। क्यों? मतलब लोड ट्रांसफर ऐसा ही होता है ऑलवेज। क्या होता है ना, टॉप स्लैब से लोड ट्रांसफर होकर बीम में जाता है। ये स्लैब नंबर 1 है, इसमें से लोड जाके चारों बीम में जाके ट्रांसफर होता है। उसके बाद क्या होता है, ये चारों बीम नंबर 1 2 3 4 है, वो उसमें से जाके कॉलम 1 के ऊपर या इधर जो कॉलम में ट्रांसफर होता है। उसके बाद वो लोड नीचे उतर के आते हैं, यहाँ पे जॉइंट पे आता है। नीचे का जो स्लैब का लोड भी सेम 4 बीम के जाके वो भी इधर आके अक्यूमुलेट होता है। अक्यूमुलेट मतलब जुड़ जाता है, वहां पे एडिशनल ऐड हो जाता है। ऊपर का लोड नीचे जब उतर के ये जॉइंट के पास जब आता है, नीचे का स्लैब का लोड भी बीम में जाके, बीम से कॉलम में आके जुड़ जाता है। ऐसे ज्वाइन होके, मतलब जुड़ के ना, नीचे जो कॉलम है यहाँ पे भी ज्वाइन होके
नीचे एकदम आता है। तो एक्चुअली ये नेचर है। आपको जमीन में खड़ा होके आपको एक पत्थर फेंकेंगे ऊपर, वो क्या होता है, पत्थर नीचे की तरफ आता है, ग्रेविटी डायरेक्शन में। तो ग्रेविटी डायरेक्शन में आपको लोड भी ट्रांसफर ऐसे हो रहा है। कोई भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो 1 मंजिल का हो या 100 मंजिल का बिल्डिंग होगा, उसमें लोड ट्रांसफर कैसे होता है, ऊपर से नीचे होता है ना। कोई भी लोड ग्राउंड से ऊपर नहीं जाएगा, वो ऑलवेज ऐसा है ना। वो नेचुरल, हमारा जो नेचर ग्रेविटेशनल नेचुरल फोर्स क्या होता है, ऊपर से नीचे, अप टू डाउन डायरेक्शन, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं होता। बस इसलिए हमको क्या करना है, ये भी जो स्ट्रक्चर में भी लोड ऊपर से नीचे ट्रांसफर होते होते आएगा। तो इसलिए क्या करना है, पहले आपको स्लैब नंबर 1 डिजाइन करना है। डिजाइन करेंगे तो स्लैब नंबर 1 का क्या होगा, आपको जब डिजाइन हो जाए, डिजाइन मतलब क्या है, एनालिसिस एंड डिजाइन। एनालिसिस करेंगे स्लैब नंबर 1 को, उसका शियर फोर्स बेंडिंग निकालेंगे, उसके बाद साइज पकड़ेंगे। साइज पकड़ने के बाद आपको ये मालूम होगा कि कितना है इसका, सॉरी कितना जो है, इसको ऊपर कर दीजिए। जब आपको स्लैब नंबर 1 एनालिसिस डिजाइन हो जाएगा, उसको थिकनेस मालूम हो जाएगा, थिकनेस मालूम हो जाएगा, उसको डेड लोड मालूम हो जाएगा। तब डेड लोड मालूम हो जाएगा, उसके साथ लाइव लोड जोड़ के आप चारों बीम में ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करके फिर बीम डिजाइन 1 2 3 4 करेंगे। तो बीम नंबर 1 2, बीम नंबर 4 डिजाइन करना है। डिजाइन मतलब एनालिसिस डिजाइन दोनों, है ना। अगर आपको स्लैब नंबर 1 एनालिसिस डिजाइन नहीं किए बगैर वो बीम नंबर 1 to 4 नहीं कर सकते, क्यों मालूम है, स्लैब नंबर 1 का वेट ही जा रहा है ना उसके ऊपर, उसका वेट जो है, वजन जो है 4 बीम में जा रहा है। तो उसको पहले करेंगे, उसके बाद बीम 1 to 4 करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कॉलम नंबर 1 2, कॉलम नंबर 4 करेंगे। ये सब करते समय आपको पैरेलल भी स्लैब नंबर 2 कर सकते नीचे का। उसके बाद बीम नंबर 5 to 6 करना है, बीम नंबर 5 to बीम नंबर 6। उसके बाद कॉलम नंबर 5 to, सॉरी बीम नंबर 5 to बीम नंबर 8, कॉलम नंबर 5 to कॉलम नंबर 8, चारों कॉलम चारों बीम को डिजाइन करना है। उसके बाद स्लैब नंबर 3, उसके बाद बीम नंबर 9 to बीम नंबर 12, है ना। उसके बाद कॉलम नंबर 9 to कॉलम नंबर 12। उसके बाद स्लैब नंबर 4, ग्राउंड फ्लोर में जो स्लैब नंबर 4 होता है, स्लैब नंबर 4 करेंगे। स्लैब नंबर करने के बाद नीचे प्लिंथ बीम है ना, ये प्लिंथ बीम 1 to प्लिंथ बीम 4, ये प्लिंथ बीम भी है यहाँ पे। फ्लो पेडस्टल के पहले प्लिंथ बीम 4 बीम है। तो स्लैब नंबर 4 के बाद प्लिंथ बीम नंबर 1 to प्लिंथ बीम नंबर 4 करेंगे। उसके बाद पेडस्टल नंबर 1 to पेडस्टल नंबर 4 करेंगे। उसके बाद फुटिंग नंबर 1 to फुटिंग नंबर 4 करेंगे। तो ऐसे ग्रेविटेशनल डायरेक्शन में आपको सीक्वेंस में क्या करना पड़ेगा, एक एक बोल के स्प्लिट करके, हर एक एलिमेंट मेंबर को स्प्लिट करके करना है। पहले स्लैब नंबर 1, उसके बाद बीम नंबर 1, बीम 2, बीम 3, बीम 4, एक एक एनालिसिस डिजाइन करते जाएंगे। तो ये मेथड जो होता है ना, बड़ा जो इतना बड़ा बिल्डिंग में एक एक मेंबर एलिमेंट ग्रेविटेशनल डायरेक्शन में जो डिजाइन सीक्वेंस में करते जाते हैं ना, उसको बोलते हैं फाइनाइट एलिमेंट मेथड। मतलब आपको फॉर एग्जांपल एक बड़ा लड्डू दे दिया हाथ में, तो ये लड्डू को आप घर में 4 आदमी इसको बांटना है, तो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा उसको तोड़ के प्रसाद देंगे ना, ऐसे देंगे ना एग्जाम्पल। तो वैसे ये भी है, बहुत बड़ा बिल्डिंग को एक एक पार्ट मेंबर एलिमेंट को एक एक करके सीक्वेंस में, क्या सीक्वेंस है, ग्रेविटेशनल सीक्वेंस, ऊपर से करते आना है। नीचे स्लैब नंबर 4 में शुरू नहीं करना है ना। ऊपर से लोड ट्रांसफर होकर स्लैब 1, उसके बाद बीम 1 to 4, उसके बाद कॉलम 1 to 4, उसके बाद स्लैब 2, बीम 5 to 8, कॉलम 5 to 8, स्लैब 3, बीम 9 to 12, है ना, कॉलम 9 to 12, उसके बाद प्लिंथ बीम, पेडस्टल। तो ऐसे लोड ट्रांसफर हो रहा है ना। तो इसके हिसाब से करने का जो मेथड बोलते हैं, इसका नाम है फाइनाइट एलिमेंट मेथड। फाइनाइट मतलब एक बड़ा चीज को छोटा छोटा बना के प्रोसेस करना है, उसको फाइनाइट एलिमेंट मेथड। हमारा जितना भी मैनुअल डिजाइन करो या एक्सेल शीट में करो, या तो आप इसमें करो,